सर्वेभ्य नमः। संस्कृत साहित्य की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। हम लगातार आपको क्लासेस यहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं, चाहे आप रीट की तैयारी करो, सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो। जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट संस्कृत आता है वहाँ पर आपको इसमें से बहुत सारा मैटर आपको एग्जाम में मिलेगा दोस्तों। पहली जो एग्जाम्स हुई हैं उनमें भी आप देख सकते हैं, इसमें हमने बहुत अच्छे से आपको नोट्स तैयार करके यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध करवाया है। तो चलिए आज की क्लास में हम बताएंगे संस्कृत नाटकों की क्या विशेषताएं होती हैं। विशेषताओं से संबंधित एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाता है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्लास को। संस्कृत नाटकों की विशेषता, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों। इसमें जितनी भी आपकी जानकारी है, जो भी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे आपको आज बता दिए जाएंगे इसमें। तो पूरी क्लास जरूर देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें टॉपिक आता है उद्देश्य का, यानी जो हमारे संस्कृत के नाटक हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, क्यों लिखे जाते हैं ये। भाई बिना उद्देश्य के तो कोई काम होता नहीं है, तो कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा नाटक लिखने का। भाई ऐसे थोड़ी टाइम पास करने के लिए लिखे हैं। तो उद्देश्य में याद रखना है, मनोरंजन तो होता ही है, वो तो है ही खैर, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ में रसानुभूति, सच्चरित्र और संस्कार की शिक्षा देना, ये एक उद्देश्य इसमें होता है। किसका? नाटक का उद्देश्य है। मनोरंजन तो होता ही है, इसके बाद में रस की अनुभूति होती है। अब रस कोई भी रस होगा, जैसे कि श्रृंगार रस है, ठीक है, वीर रस है, ऐसा जो रस होगा हमारा, उस रस की अनुभूति हमें उसमें होगी। इसके अलावा सच्चरित्र यानी अच्छे चरित्र की शिक्षा उसमें छुपी रहती है, संस्कारों की शिक्षा छुपी रहती है। कहने का मतलब शिक्षाप्रद होती हैं बातें, इसमें शिक्षा से जुड़ी बातें होती हैं, संस्कार से युक्त बातें होती हैं नाटक के अंदर। अब देखिए मित्रों, आगे इसमें है विशेषता हमारी कि ये सुखांत होते हैं, यानी कि जो हमारे संस्कृत नाटक हैं इनकी एक बहुत ही विशेष खासियत है कि ये सुखांत होंगे। नाटक का अंत सुख में होगा। ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे कि सारे लोगों के चेहरे पर वहाँ पर खुशी दिखाई देगी और वहाँ पर प्रसन्नता वहाँ पर दिखाई देगी, इसलिए नाटक सुखांत होते हैं। लेकिन उरुभंगम एक नाटक है भास जी का, ये आपका दुखांत नाटक है। ये दुखपूर्ण अंत होता है इसका। यहाँ पर कोई प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि यहाँ पर लास्ट में दुख होता है। अब क्या है, ये आपका एक अंक वाला नाटक है, एकांकी नाटक है उरुभंगम, और भास जी ने लिखा है। इसमें दुर्योधन नायक है और नायिका इसमें कोई है नहीं। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, भीम द्वारा दुर्योधन की जंगा को तोड़ देना, यानी भीम दुर्योधन की जंगा को तोड़ देता है। दुर्योधन ने जो द्रौपदी का अपमान किया था सबके सामने, उसका बदला लेता है भीम, और बदला कैसे लेता है, उसकी जांग को तोड़ देता है। इस तरीका से संस्कृत साहित्य का ये एकमात्र दुखांत नाटक है आपका। कौन सा? उरुभंगम। सवाल यहां से भी बन सकता है कि संस्कृत साहित्य में दुखांत नाटक का उदाहरण कौन सा है, तो याद रखना है उरुभंगम। किसका है? भास जी का। ठीक, आगे चलिए। आगे लिख रहे हैं श्रृंगार, वीर, करुण या शांत रस प्रधान रस होता है। संस्कृत नाटक के अंदर श्रृंगार, वीर, करुण, शांत, इनमें से आपका एक रस प्रधान रस होता है। क्या होता है? प्रधान रस, मतलब मुख्य रस होता है, उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती रहती हैं। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। आगे लिख रहे हैं इसमें पात्रों की संख्या अनिश्चित होती है, कोई फिक्स नहीं होता कि इतने ही पात्र होंगे। अनिश्चित इसमें पात्रों की संख्या रहेगी, कितनी भी संख्या इसमें हो सकती है, 10, 20, 30, 40, 50, कितनी भी संख्या इसमें हो सकती है। ऐसा फिक्स नहीं बताया गया कि इतनी ही संख्या होगी, अनिश्चित संख्या होगी। इसके बाद में याद रखना है आपको, रामायण, महाभारत, पुराण आदि पर आधारित इसमें कथा वस्तु होती है ज्यादातर। ठीक है ना। आगे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इन नाटकों में गद्य पद्य का जो संयोग होता है वो मणि कांचन होता है। गद्य पद्य के अंदर जो संयोग होता है वो मणि कांचन संयोग होता है। क्या होता है? जिस प्रकार मणि और कांचन का संयोग होता है,
उसी तरह से संस्कृत नाटकों के अंदर गद्य और पद्य का संयोग होता है। गद्य पद्य का संयोग इसी तरह का होता है। बात समझे कि नहीं? ऐसे एक दो बात और हैं जो हमने यहाँ पर लिखी नहीं है लेकिन आपको समझनी है। एक तो हमने बता दिया गद्य पद्य का मणि कांचन संयोग होता है। इसके बाद में प्रथम और मध्यम श्रेणी के जो पुरुष पात्र हैं उनके द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाएगा, और समस्त स्त्री पात्र और जो अधर स्तर के, ठीक है ना, अधम स्तर वाले जो पात्र हैं उनके द्वारा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाएगा। इस फैक्ट में से सवाल बन सकता है आपका, जैसे नाटक के अंदर प्रथम और मध्यम श्रेणी के पुरुष पात्रों द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? संस्कृत भाषा का। और समस्त स्त्री पात्रों के द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? प्राकृत भाषा का। और जो अधम स्तर पात्र हैं, अधम स्तर वाले, उनके द्वारा किस भाषा का प्रयोग होगा? प्राकृत भाषा का। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपकी, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं कि 4 प्रकार के नायकों का इसमें प्रयोग होता है। 4 प्रकार के नायकों का इसमें आपको प्रयोग देखने को मिलता है। अब 4 प्रकार के नायक कौन से हैं भाई? नाम सुन लीजिए आप। एक है धीरोदात्त नायक, जैसा कि आपको एक उदाहरण भी दे देते हैं। धीरोदात्त नायक का उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर जो राजा है दुष्यंत, वो धीरोदात्त प्रकृति का नायक है। एक हो गया धीरोदात्त। इसके बाद में 2 नंबर पे धीर प्रशांत। एक धीर प्रशांत प्रकृति का नायक होता है, जैसा कि मृच्छकटिकम में ब्राह्मण चारुदत्त है, वो धीर प्रशांत प्रकृति का है। 3 नंबर पे याद रखना है धीर ललित। धीर ललित रत्नावली का राजा उदयन धीर ललित प्रकृति का है। और चौथा है धीरोदत्त। धीरोदत्त जो है उरुभंगम का भीम जो है, ठीक है ना, जो भास ने लिखा है उरुभंगम, उसमें जो भीम नायक है वो धीरोदत्त प्रकृति का है। तो ऐसे करके 4 प्रकार के नायक होते हैं। एक धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित और धीरोदत्त, ये 4 प्रकार हो गए। हमने एक एक उदाहरण दे दिए कि धीरोदात्त का अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत, धीर प्रशांत मृच्छकटिकम में चारुदत्त, धीर ललित रत्नावली में उदयन और धीरोदत्त उरुभंगम में भीम। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए नाटकों की विशेषताओं में आगे फैक्ट है हमारा 3 प्रकार की नायिकाओं का इसमें प्रयोग होता है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नाम है स्वीया या स्वकीया, परकीया और साधारण स्त्री। ये 3 प्रकार हो गए। अब देखिए इनकी विशेषता क्या है। स्वीया या परकीया जो होती है वो पतिव्रता होती है, ये ध्यान रखना। परकीया जो होती है वो प्रेमिका होती है, और साधारण स्त्री गणिका या वैश्या होती है। ये 3 प्रकार हैं नायिका के। इनमें से कैसे भी सवाल आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, ये फैक्ट ध्यान रखने हैं आपको। इसके बाद में आगे देखिए दोस्तों, फैक्ट आगे देखते हैं। आगे फैक्ट है हास्य व्यंग हेतु विदूषक का प्रयोग होता है। हास्य व्यंग उत्पन्न करने के लिए, नायक को महत्वपूर्ण सूचनाएं देने के लिए, नायक को प्रसन्न रखने के लिए, उसका हास्य विनोद करने के लिए इस नाटक के अंदर क्या होता है? विदूषक होता है। ठीक है, संस्कृत नाटकों में तो विदूषक जो होता है जाति से ब्राह्मण व वृद्ध होता है। विदूषक वो कॉमेडी करता रहता है, बीच बीच में उसको हास्य विनोद उत्पन्न करता है। ऐसे आपको समझना है। आगे देखिए, चलिए मित्रों आगे देखते हैं विशेषताओं में। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। 4 प्रकार के अभिनय का प्रयोग होता है। यहां से सेकंड ग्रेड में सवाल आया है, इसलिए आपको अच्छे से समझना इसको। देखिए 4 प्रकार के अभिनय कौन से होते हैं। सबसे पहली बात तो ये, पहला है आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, सात्विक अभिनय और आहार्य अभिनय। ये तो हो गए नाम। आपको ध्यान रखना है 4 नाम होते हैं और इन चारों का प्रयोग आपके संस्कृत नाटकों में होता है। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। भाई आंगिक होता कौन सा है, आहिक या फिर वाचिक या सात्विक आहार्य होते कौन से हैं, थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दूंगा। सबसे पहले आंगिक अभिनय क्या होता है। आंगिक अभिनय के अंदर अभिनेता जो होता है या मंच पर अभिनय करने वाला जो होता है या जो अभिनय करने वाला एक्टर जो होता है, उसके द्वारा हाथ पैर आदि अंगों के द्वारा जो चेष्टा प्रदर्शन वहाँ किया जाता है। हाथ पैरों को इधर करना, पैर को मारना, उठाना, हाथ को इधर करना, ऊपर करना, नीचे करना, जो आंगिक क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी आंगिक अभिनय में आती हैं मित्रों।
किस में आती है? आंगिक अभिनय में। तो आंगिक अभिनय समझ गए। अब देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर पे है वाचिक अभिनय। अब वाचिक अभिनय में क्या आता है? वाचिक अभिनय में छंद विधान, ठीक है ना, छंद से संबंधित, काव्य के गुणदोष, अलंकार, भाषा, विधान और पाठ्य अंश इसी में आता है। यानी जो कुछ भी हम वाचिक बोल करके जो करते हैं, एक्टिंग वगैरह जो हम बोलते हैं, जो कुछ भी, वो सारा का सारा आपका वाचिक अभिनय में आ जाएगा। समझ गए? ऐसे आगे है सात्विक अभिनय। अब सात्विक अभिनय में क्या होता है भैया? सात्विक अभिनय के अंदर भावों की अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है? भावों की अभिव्यक्ति। जैसे मान लो कोई दुख पूर्ण भाव है तो उसको अव्यक्त करना होता है, चेहरे पर, आपके हाव भाव में, आपके पूरे शरीर में वो भाव दिखना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि शोक का अभिनय करना है, आंसू निकालने हैं, दुख हो रहा है तो अश्रुपात होना चाहिए, विलाप हो रहा है तो उस तरह का भाव वहां दिखाया जाता है। तभी तो लगता है दर्शकों को, तभी तो आनंद की अनुभूति होती है। जैसे मान लो दुखपूर्ण भाव है, कोई लड़की की विदाई हो रही है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में चौथे अंक में जब शकुंतला को विदा करके भेजा जाता है तो उस समय का जो माहौल है वो बहुत ही करुण रस से पूर्ण हो जाता है, दुखपूर्ण हो जाता है, लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ऐसा माहौल वहां किया जाता है। ये सात्विक अभिनय में आएगा। लास्ट है हमारा आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय में आपकी वेशभूषा, सजावट जो आती है वो आहार्य में आती है। जो भी हमारी सजावट करते हैं, हम मेकअप करते हैं, वेशभूषा बदलते हैं, ठीक है, नेपथ्य की जो रचना होती है वो सबके सब आपके आहार्य अभिनय के अंतर्गत आती है। तो ऐसे करके मित्रों हमने आपको चारों अभिनय के बारे में बता दिया है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। आंगिक अभिनय क्या है, वाचिक अभिनय क्या है, सात्विक अभिनय क्या है, आहार्य अभिनय क्या है, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं इसमें नांदी पाठ से नाटकों का आरंभ होता है। यह भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नांदी पाठ से नाटकों का आरंभ होता है। किससे होता है? नांदी पाठ से। अब नांदी पाठ होता है और फिर नाटक का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, रूपक के प्रारंभ में या नाटक के प्रारंभ में आशीर्वचन युक्त मांगलिक अनुष्ठान जो किया जाता है उसी को नांदी कहते हैं। समझ गए नांदी क्या होता है? हमने कहा ना कि नांदी पाठ से प्रारंभ होगा। तो नांदी पाठ होता क्या है? आप देखते हैं कि जब नाटक शुरू होता है तो वहां पर स्टार्टिंग में आशीर्वचन से युक्त मांगलिक अनुष्ठान होता है, श्लोक आदि मंत्र आदि के द्वारा, उसी को हम नांदी कहते हैं। मंगलाचरण जिस तरह से 3 प्रकार का होता है दोस्तों, उसी तरह से नांदी भी 3 प्रकार का होता है। तो नांदी के भी 3 प्रकार हैं। कैसे हैं नांदी के प्रकार? नीचे लिखा भी है, मंगलाचरण की तरह नांदी भी 3 प्रकार का होता है। आशीर्वादात्मक नांदी पाठ, नमस्कारात्मक नांदी पाठ और वस्तु निर्देशात्मक नांदी पाठ। 3 प्रकार इसके होते हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है, कि नांदी जो हमारा पाठ होता है उसके कितने प्रकार हैं? मंगलाचरण की तरह 3 प्रकार होते हैं। इसके लिए एक श्लोक भी चलता है, एक श्लोक भी है, वो भी आप बोल सकते हैं। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज नृपादीनां तस्मान् नांदीति संगीता। ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ 3 आ गए, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। आगे चलिए, आगे देखते हैं और क्या विशेषता है नाटक। अच्छे से आपने सुन ली तो नाटक की विशेषताओं से संबंधित कोई सवाल आपका गलत नहीं हो सकता है, ठीक है ना। रीट की तैयारी करो, सेकंड की करो, फर्स्ट की करो, कोई भी तैयारी करो आप, सब जगह आएगा ये तो आपका। आगे देखो, आगे कह रहे हैं कि भास के नाटकों में नांदी पाठ का अभाव है। ये भी एक बहुत बढ़िया फैक्ट है। जो भास जी के नाटक हैं, 13 नाटक हैं भास के, कह रहे हैं कि भास के नाटकों में नांदी पाठ का अभाव है, वहां पर नांदी पाठ आपको नहीं मिलेगा, ऐसा आपको यहां समझना है, ठीक। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि प्रारंभ में आमुख का प्रयोग होता है। आमुख का मतलब भूमिका या प्रस्तावना या स्थापना, ठीक है। प्रारंभ में आमुख या भूमिका का प्रयोग होता है, इसे प्रस्तावना या स्थापना कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूमिका को प्रस्तावना कह सकते हैं या स्थापना कह सकते हैं, ठीक है ना। नांदी के बाद इसका स्थान होता है, यानी जैसे नांदी पाठ हो गया तो नांदी पाठ के बाद में
भूमिका का स्थान आता है, या फिर यूं कहें कि आमुख का स्थान आता है। सूत्रधार और नटी के परस्पर वार्तालाप के द्वारा काव्य और कवि परिचय दिया जाता है। ठीक है ना, नांदी पाठ हो गया, उसके बाद में सूत्रधार और नटी के माध्यम से आपस में बातचीत होती है। उसी वार्तालाप के अंदर वो काव्य और कवि परिचय दे देते हैं मंच पर आकर के। ऐसे आपको ध्यान रखना है। आगे कह रहे हैं कि भरत वाक्य का इसमें प्रयोग होता है। नाटक या रूपक के अंत में होता है भरत वाक्य का प्रयोग। तो भरत वाक्य का प्रयोग कब किया जाता है, ये भी प्रश्न हो जाता है। भरत वाक्य का प्रयोग लास्ट में होता है। जब नाटक या रूपक का लास्ट हो जाता है तो सारे जो हमारे पात्र हैं नाटक के, वो सारे के सारे मंच पे आते हैं और वहाँ पर सब लोग एक श्लोक बोलते हैं। ठीक है, भरत वाक्य होता है ऐसे, तो उसको हम कहेंगे भरत वाक्य, और ये आपका लास्ट में होगा। रूपक के अंत में प्राय नाटक द्वारा मंगलाचरण रूप में जो आशीर्वचन या प्रार्थना या शुभकामना जो होती है, वो उसी को हम भरत वाक्य कहते हैं। इसके बारे में एक श्लोक भी लिखा है। हमारा इसमें एक मोस्ट फैक्ट है आगे, भरत वाक्य का प्रयोग, भरत वाक्य का प्रयोग होता है। अब कब होता है, नाटक या रूपक के अंत में। जब पूरा नाटक समाप्त होने को जा रहा है तो लास्ट में मंगलाचरण के रूप में आशीर्वचन, प्रार्थना या शुभकामना श्लोक का प्रयोग किया जाता है। उसी को हम भरत वाक्य कहते हैं। आपने बहुत सारे नाटक देखे होंगे, जब नाटक का समापन हो जाता है तो नाटक के जितने भी पात्र हैं वो सब के सब मंच पर आते हैं और एक आशीर्वचन, प्रार्थना या शुभकामना के मतलब तौर पर एक श्लोक बोलते हैं सब लोग मिलकर के। उसी को भरत वाक्य कहते हैं। एक पंक्ति इसके लिए प्रसिद्ध है, निर्वहन संधौ उक्तम प्रशस्ति रूपेण वाक्यम भरत वाक्यम, ऐसे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर, आगे चलो। कथानक को जोड़ने के लिए विषकुंभक और प्रवेशक का प्रयोग होता है। विषकुंभक और प्रवेशक का प्रयोग इसमें पाया जाता है। कथानक को कनेक्ट करने के लिए बीच बीच में विषकुंभक आ जाता है और प्रवेशक का प्रयोग करवा दिया जाता है, जिससे क्या है, कनेक्शन हो जाता है और हमारा जो विषय है वो कनेक्टिविटी उसकी हो जाती है अच्छे से। ठीक है ना, आगे चलिए। आगे इसमें एक फैक्ट ध्यान रखना है नेपथ्य के संबंध में। पात्रों के वेशभूषा या साज सज्जा के स्थान को नेपथ्य कहते हैं। जहाँ पर हमारे नाटक के पात्र जो होते हैं वो सजावट करते हैं, वेशभूषा बदलते हैं, मेकअप करते हैं, तैयार होते हैं, उस जगह का नाम है आपके नेपथ्य। उसको क्या कहते हैं, नेपथ्य कहते हैं। नेपथ्यम स्यात् जवनिकः रंगभूमि प्रसाधनम। अब ये पंक्ति में से सवाल आ जाता है, रंगभूमि प्रसाधनम, उसको कहेंगे नेपथ्य। ठीक है ना, ऐसे। आगे चलिए, आगे इसमें लिख रहे हैं नाट्य वृत्तियों का प्रयोग होता है। नाट्य वृत्तियों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहली बात कि नाट्य वृत्ति होती क्या है, तो लिख रहे हैं कि काव्य या नाटक में प्रयुक्त पात्रों का जो व्यवहार है उसी को हम वृत्ति कहते हैं। नाटक के अंदर जो पात्रों का व्यवहार होता है उसका नाम वृत्ति है, उसको हम वृत्ति कहते हैं। ठीक है, काव्य शास्त्र में काव्य वृत्ति और नाट्य वृत्तियां अलग अलग प्रयुक्त होती हैं। नाट्य वृत्ति अलग होती है, काव्य वृत्ति अलग होती है। काव्य शास्त्र में काव्य वृत्ति जैसे कि उपनागरिका, परुषा, सुकोमला 3 प्रकार से प्रयुक्त होती है, जिन्हें वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली भी कहा जाता है। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अब जो वृत्तियां होती हैं उन वृत्तियों को नाट्य मातर कहा गया है। ठीक है, तो यहां से समझो आप, नाट्य वृत्तियां 4 हैं, भारती, सात्वती, कैशिकी, आरभटी। ये नाट्य वृत्तियां हमारे 4 हो गई। तो नाट्य वृत्तियां कितनी होती हैं, पहला प्रश्न हमारा यहीं से बन जाता है। नाट्य वृत्तियां 4 होती हैं, भारती, कैशिकी और आपकी सात्वती और आरभटी। इसके बाद में वृत्तियों को नाट्य मातरः कहा गया है। कहा आ गया कि सवाल नाट्य मातरः के, यानी नाट्य मातरः क्या है, तो उत्तर होगा वृत्तियां। यानी जो वृत्तियां होती हैं उन्हीं को नाट्य मातर कहते हैं। क्या कहते हैं, नाट्य मातर। बहुत ही अच्छा फैक्ट है ये। तो वृत्तियों को नाट्य मातर कहा जाता है। और वृत्तियां आपकी 4 प्रकार की होती हैं, भारती, सात्वती, कैशिकी, आरभटी। अब आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं,
जो भारती होती है हमारी वो शब्द वृत्ति होती है, सातवती आपकी अर्थवृत्ति होती है, कैशिकी आपकी अर्थवृत्ति होती है और आर्यभट्टी आपकी अर्थवृत्ति होती है। चारों में आपकी भारतीय शब्दवृत्ति है और तीनों अर्थवृत्ति होती हैं। समझ गए कि नहीं? ऐसे आपको समझना है। तो इस तरह से मित्रों आज की इस क्लास में हमने जाना कि संस्कृत जो नाटक हैं उनकी क्या क्या विशेषता होती है, इसमें से एग्जाम में क्या सवाल आ सकता है, क्या मोस्ट फैक्ट है, पहले क्या एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो इस टॉपिक से आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा और ये टॉपिक आपका सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, एस्टेट वगैरह, सीटेट वगैरह सब में आएगा दोस्तों। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे से तैयारी करो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों। तो चलिए, सबके लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय तु भारतम, धन्यवाद।